कभी मैम सुना है? ये कोई दार्शनिक है ना, हाँ जी, कभी सुना दार्शनिक है है? ना अरस्तु। हाँ हाँ। वेस्टर्न फिलोसफर ना। हाँ वो है, बट कभी आपने सुना है इनके बारे में? नहीं मैम। कभी भी नहीं? बस ऐसे सुना है मैम, दार्शनिक तो बहुत अच्छे इनके विचार थे, नहीं बहुत अच्छे विचार थे। अपने हम्म। विचारों को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करते थे। इनको शायद इंग्लिश हाँ में अरिस्टोटल वही है क्या मैम ये? हाँ जी। नहीं नहीं। हाँ हाँ अरे हाँ, वही है वही है। ओके। हाँ, अभी हिंदी में है इसे अरस्तु, और जो कि एरिस्टोटेलियन उनको बोलते थे, और वहां से अरस्तु उसका हिंदी अनुवाद। तो एरिस्टोटल ही है, उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज। एरिस्टोटल कौन थे? और ये जो ओ, किताब है, हिंदी की किताब है सुकेश कुमार की, तो इसी को मैं फिलहाल रिफर कर रही हूँ। उसके बाद इससे भी बेटर कोई मिलता है तो मैं वो फिर रेफर करूंगी। तो पहले जान लेते हैं अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल के बारे में। इनका जन्म जो है यूनान, ग्रीस के एक राज्य मैसिडोनिया के प्रसिद्ध नगर स्टेगिरा में हुआ था। और इनके पिता जो थे, वो जो राजा फिलिप थे, उनके यहाँ पे एज ए चिकित्सक वो काम करते थे। और यहाँ पे एक बात जानने की वाली बात है कि जो एरिस्टोटल थे, वो स्टूडेंट थे प्लेटो के। प्लेटो की एकेडमी थी, उनके जो स्कूल का नाम था, उनका नाम था एकेडमी। तो एकेडमी में एरिस्टोटल जो है वो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और वहाँ पे फिर उनकी पढ़ाई शुरू होती है। बहुत अच्छे से प्लेटो के अंडर वो पढ़ाई करते हैं। तो स्टार्टिंग में यह माना जाता है कि जो एथेंस में जो एरिस्टोटल थे, वो एज अ स्टूडेंट प्लेटो को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर बाद में जो है उनके ही विचारों का बहुत ही ज्यादा खंडन करते हैं। और ये यहाँ तक कि जो प्लेटो की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अरस्तु वहाँ की एकेडमी छोड़ देते हैं, और फिर वहाँ से उनकी मैरिज हो जाती है, और मैरिज होने के बाद वो राज्य ही छोड़ देते हैं। फिर राज्य छोड़ने के बाद जो राज्य में वो जाते हैं, ईरान के राजा ने वहां पे हर्मियस को युद्ध में, वहां के जो राजा है उसको मारकर उनका राज्य हड़प लिया था। उसके बाद राजा फिलिप उनको फिर से आमंत्रित करते हैं कि आप वापस हमारे देश में आ जाओ। तो वहां पे आने के बाद उनके पुत्र सिकंदर को वो पढ़ाने लगते हैं। तो ये एक शॉर्ट सिंपल सी स्टोरी है एरिस्टोटल की। और एरिस्टोटल के बारे में यही जानना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो प्लेटो के अंडर जो पढ़ाई की, एकेडमी में जो उन्होंने पढ़ाई की, वो पढ़ाई को लेके वो बहुत आगे उसको लेके जाते हैं। तो सिर्फ वो फिलॉसफी में नहीं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, न्याय यानी कि लॉ, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, कविता, नाटक, ज्योतिष, भौतिकी, चिकित्सा, गणित, प्राणी विज्ञान, ऐसी कोई भी विषय नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपना अध्ययन नहीं किया हो। और जो राजा थे वहाँ के, जो राजा फिलिप और उनके जो बेटे जिनको पढ़ा रहे थे सिकंदर, वो सबने उनको काफी सपोर्ट किया कि उनको अरिस्तु यानी अरिस्टोटल को जो भी चीज की जरूरत है उनके अध्ययन के लिए, उसकी उपलब्धि उन्होंने कराई। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है प्लेटो और अरस्तु यानी अरिस्टोटल के बारे में। प्लेटो जो थे वो ना ज्यादा से ज्यादा आइडियलिस्टिक चीजों पे फोकस करते थे, जहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अ, देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्लेटो की दोनों आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी, जबकि अरस्तु की एक आंख आकाश की ओर और दूसरी आंख पृथ्वी की ओर लगी रहती थी। अब इसका मतलब क्या है कि जो प्लेटो थे वो आइडियाज यानी कि ऐसी थॉट्स प्रोसेस और ऐसी बात पे विश्वास करते थे जो अस्तित्व में हमें नहीं दिखती। जबकि अरस्तु वो चीज को भी विश्वास करते थे जो नहीं दिखती, आइडियाज, और वो चीज को भी विश्वास करते थे जो कि दिखती है, मटेरियलिस्टिक चीजें। तो यही कंसेप्ट फॉर्म एंड मैटर का हम देखने वाले हैं। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही दार्शनिक थे। प्लेटो जो थे उनके गुरु थे, यानी कि एरिस्टोटल उनके शिष्य। और यहाँ पे
पर जो अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल है वो तत्वज्ञानी होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे। तो जो भी वो अध्ययन करते थे, जिस चीज का भी वो शोध करते थे, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते थे, लॉजिकल और रैशनल वे में देखते थे कि और इससे वो तत्व ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे अरस्तु के तत्व ज्ञान संबंधी विचारों का प्रश्न है। और जहां तक अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल के तत्व ज्ञान संबंधी विचारों का प्रश्न है, तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि अरिस्टोटल ने अपने गुरु के विचारों का आलोचना आलोचना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उनकी बातों का खंडन किया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि प्लेटो और ये अरिस्टोटल का एक एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्लेटो वो गाय माता की तरह है जिसका जो दूध है उसको बछड़ा पीता है, बहुत पीता है, और उसके बाद वही माता को वो छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो उस प्रकार एक एग्जाम्पल दिया गया है प्लेटो और एरिस्टोटल के रिलेशन को समझने के लिए, कि एरिस्टोटल ने प्लेटो का ही ज्ञान स्तोत्र से आगे बढ़ते हैं, बट उनके ही ज्ञान को फिर खंडित कर देते हैं और फिर अपना नए दृष्टि से नया ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लेटो बोलते हैं कि जो जगत है, जगत की समस्त वस्तुएं वो एक प्रत्यय की प्रतिनिधि होती है, यानी कि वो कॉपी होती है, कॉपी होती है किसी एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर वस्तु है उसका वो प्रत्यय की प्रतिनिधि होती है। और दृश्य जो जगत की वस्तुएं हैं वो नश्वर है। नश्वर यानी कि जितनी भी आप लोग चीजें दिख रहे हैं वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाती है। और जो उसका कॉपी है यानी कि प्रत्यय है वो शाश्वत होती है। तो ये प्लेटो के विचार थे। और प्लेटो ने अनजाने में द्वैतवाद की स्थापना कर दी कि दो प्रकार की चीजें होती है, एक जो नश्वर है, नश्वर होती है, और एक जो है नश्वर नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना कर देते हैं। पर जो अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल होते हैं, उन्होंने अनुभव किया कि कोई भी वस्तु जिसके कारण सभी मनुष्य मनुष्य है, सभी त्रिभुज त्रिभुज है, और सभी गाय गाय है, किंतु उन्होंने प्लेटो के इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि एक ही श्रेणी या जाति से संबंधित सभी समस्त वस्तुएं उस जाति से संवाद रखने वाले शाश्वत प्रत्यय द्वारा निर्मित की जाती है। तो यहाँ पे जो कॉपी वाला थ्योरी था प्लेटो का, कि सब जो है एक पर्टिकुलर वस्तु के कॉपीज है, तो हम सब भी एक पर्टिकुलर फॉर्म, आइडियल फॉर्म के कॉपीज है। इसको एरिस्टोटल ने खंडित कर दिया, इसको उन्होंने नकार दिया, और उसके ही तहत उन्होंने अपनी व्याख्या रखी। तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो अनित्य वस्तु है वो नित्य प्रत्यय से कैसे जन्म ले सकती है। और ये सवाल तो अभी हमने जब इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे थे तो वहां भी काफी लोगों ने इस मुद्दे पे चर्चा की है कि जो अनित्य वस्तु है, अनित्य यानी कि जो नश्वर नहीं है, जो इटरनल है, वहां से नित्य, नित्य यानी कि जो जिसका अंत हो सकता है और लिमिटेड है, वो चीज कैसे जन्म पा सकती है। इस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि एरिस्टोटल पूछते हैं। अब एरिस्टोटल ने इसी क्वेश्चन को अपने थ्योरी के रूप में, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो थ्योरी के रूप में आंसर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे प्लेटो का चिंतन समाप्त होता है, वहां पे अरस्तु का चिंतन आरंभ होता है। तो अरस्तु ने प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था संबंधित विचारों को इतनी कटु आलोचना की कि प्लेटो को स्वयं यह कहना पड़ा, जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे लिखा है, कि अरस्तु उस बछड़े के समान है जो माता के दूध को चूस कर सुखा देने के उपरांत माता को ही लात मारने लगता है। तो अरस्तु ने देखा कि मानव जाति की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। निरंतर माने कि आसपास की जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं या मानव को देख रहे हैं, उसकी जाति देख रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा वो बदलती रहती है। उद्देश्य उनका एक ही होता है, यानी आप जैसे कि इंडियन फिलोसफी में भी देखा कि उद्देश्य क्या है, लिबरेशन, मोक्ष। बट परिवर्तन जो है वो तो संसार का नियम है। तो परिवर्तन, जब चीजें इतनी बदल रही है, तो कैसे एक
अपरिवर्तनशील चीज पे हम डिपेंड हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उनके क्वेश्चन है। तो इन्होंने काफी जो विचार है वो राज्यों पे, राज्यों के चलन पे, ये सब पे भी उन्होंने व्याख्या किया है। वो बोलते हैं कि राज्य का काम अपने नागरिकों की रक्षा करना है, उनके जीवन का सुख समृद्ध बनाना है और सदाचरण की परिस्थितियों को सुगम बनाना है। तो अरस्तु राज्य को एक विकासशील प्रकृतिजन्य एवं राजनीतिक समुदाय मानते थे। माने कि जो राज्य है वो उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट कैसे होता है? चेंजेस, बदलाव के कारण होता है। तो जब बदलाव हो रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो हम उस पे डिपेंड हो रहे हैं जो बदल नहीं रहा है। जब हम इतना बदल रहे हैं, हमारे अंदर चीजें बदल रही है, आसपास इतनी चीजें बदल रही है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एक उस चीज पे हम डिपेंड हो रहे हैं जो चीज नहीं बदल रही है? ये बोलना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये बोलने से हमारे जो सोचने की प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाती। तो इसी तथ्य को लेके उन्होंने आगे चर्चा की है, इसी तथ्य को लेके उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और वही विचार को जो ग्रीस में जो जन्म लिए हैं उसको ही हमें समझना है। बट उससे पहले हम देखते हैं बाकी के भी फिलोसोफर्स उस टाइम पे क्या कर रहे थे। क्योंकि सिर्फ अभी ग्रीस में ये तीन फिलोसोफर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसको? सबसे पहले सोक्रेटिस, इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। सोक्रेटिस, सोक्रेटिस जो थे उनके बारे में तो यानी वेस्टर्न फिलोसफी इनकम्प्लीट है उनको जाने बिना। जो वेस्टर्न फिलोसफी की स्टडी है वो हम कर ही नहीं सकते। उनके जो शिष्य रहे हैं, उनके उनके जो उनसे जो शिक्षा ली है वो है प्लेटो। और प्लेटो के जो स्टूडेंट रहे हैं वो है एरिस्टोटल। तो ये तीनों की वजह से ही जो ग्रीस का फिलोसफी है इतना स्ट्रांग है। अभी यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ग्रीस में दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। वहां पे यूनानियों में इतनी ज्यादा तर्क बुद्धि जाग चुकी थी कि वे अपनी सांस्कृतिक कहानियों पर ही आलोचनात्मक दृष्टि डालने लगे। यानी कि उनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी उस पे ही वो आर्ग्यूमेंट्स करने लगे, उसको ही वो क्रिटिसाइज करने लगे। तो इसी बीच जो एशिया माइनर में फारस के हमले शुरू हो गए, तो कुछ युद्ध हुआ, क्रांति हुई। और ये युद्ध क्रांति होती ना, तो यहाँ पे जो ये फिलोसोफर्स है उनके विचार और ज्यादा खुल के आते हैं। तो आप कभी भी देखिएगा कहीं भी वॉर होता है और वहां पे जो फिलोसोफर्स आते हैं वो अपनी रियलिटी की थ्योरी यानी मेटाफिजिक्स की थ्योरी के साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी भी जरूर देते हैं। तो यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो इनके कारण से जो प्राचीन देववाद में यूनानियों का विश्वास कम होता चला गया। यानी कि उन्होंने गॉड गॉडेस पे थोड़ा सा उनका विश्वास कम हो गया। और इसी वजह से उन्होंने जो भौतिक समस्याएं है उसको नवीन ढंग से सोचने पे उन्होंने सोचने सोचने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है कि यूनानी दर्शन का जन्मदाता थेलिस क्रिसस का वैज्ञानिक परामर्शदाता था। अब देखते हैं थेलीस कौन है, थेलीस ने क्या किया। तो भौतिक दर्शन को समझने के लिए यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, मेटाफिजिकल, उसके बाद मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, उसको समझने के लिए यहाँ पे थेलीस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग क्वेश्चन करते थे कि हमारी दुनिया है ऐसी है, तो दुनिया का कारण क्या है। जैसे कि अभी भारतीय दर्शन में भी देखा हमने कि वो लोग इतने क्वेश्चंस करते थे कि ये दुनिया बनाने वाला कैसा होगा, हम तो नश्वर है, हमारा नष्ट हो जाता है। तो दुनिया बनाने वाला ऐसा होना चाहिए जिनका नष्ट ना हो, वो इटर्नल हो। इस प्रकार से काफी क्वेश्चंस करते थे। तो सबसे पहले जो फिलोसोफर है यहाँ पे ग्रीस में, थेलीस, थेलीस ने जगत की उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार रखे। उन्होंने कहा कि जल से ही संसार की सभी वस्तुएं उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार से जो पहले पहल यूनान में भौतिक दर्शन का सूत्रपात हुआ वो इनकी वजह से हुआ कि उन्होंने जल को ही संसार का मूल स्रोत मानकर भौतिक एकत्ववाद की स्थापना की थी। उनका उन्होंने एक्चुअली जो चीज उनको सबसे ज्यादा दिखी और सब में दिखी उस चीज को ही उन्होंने ये भौतिक दर्शन का कारण बता दिया। अब थेलीस जो थे वो रहते थे कोई आइलैंड में, आइलैंड के आसपास थी पूरी पानी पानी। और इसी वजह से उनको उनका विचार ये आया कि पानी ही ऐसी चीज है जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं। और पानी की वजह से जो जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो पानी की वजह से ही आया है।
इस प्रकार का थ्योरी थेलीज रखते हैं। उसके बाद और भी फिलोसोफर्स आए, एनेक्सिमाइंस, हेरेक्लिटस। एनेक्सिमाइंस ने बोला कि नहीं, पानी नहीं है, वायु है कारण। वायु, हवा सब जगह दिखता है, और हवा की वजह से ही ये सृष्टि का संरचना हुआ है और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो हेरेक्लिटस जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक धारा में हम दूसरे बार पाँव नहीं रख सकते, नदी की बहती धारा में दूसरे बार पाँव नहीं रख सकते। तो हेरेक्लिटस बोलते हैं अग्नि, अग्नि को प्रथम तत्व माना है, और अग्नि ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब में उपलब्ध है, सारे जीव जंतु में उपलब्ध है, तो उन्होंने अग्नि को माना। और वैसे ही एक और एक फिलोसोफर आए, उनका नाम था एम्पीडोकल्स। एम्पीडोकल्स, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, ये एनेक्सिमाइंस है, हेरेक्लिटस है, एम्पीडोकल्स। एम्पीडोकल्स का मानना था कि बहुत्ववाद है कि प्लूरैलिटी पे उन्होंने फोकस किया। उन्होंने बोला कि जल, वायु, अग्नि के साथ साथ पृथ्वी, यानी कि चार तत्वों से जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए। फिर आगे फिलोसोफर्स आए, डेमोक्रिटस, उन्होंने अणुओं यानी एटम्स को उत्पत्ति बताई, जैसे वैशेषिका में भी देखा हमने, पदार्थ को उत्पत्ति बताई। और फिर अरस्तु ने चार तत्वों के मत को ही स्वीकार किया था। तो देख सकते हैं कि एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस कौन कौन से फिलोसोफर्स में रहा है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रिटस थे, उन्होंने अणुओं को उत्पत्ति बतलाई। फिर यूनानी दर्शन में जो एम्पिडोकल्स को मैंने बताया, जिन्होंने चार तत्व की महानता बताई, वैसे अरस्तु ने भी चार तत्वों के मत को ही स्वीकार किया था। और वो ये भी बताते हैं कि जो जितने भी हम चीज देख रहे, जितने भी जीव जंतु देख रहे, उसमें भी ये सारे गुण और ये सारे तत्व उनको उनमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से दर्शन काल की यानी कि दर्शन काल कैसे शुरू हुआ, दर्शन काल की कौन से मत रहे, कौन से प्रॉब्लम्स रहे। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो पहले के जमाने से लेके अभी तक ये चलते आ रहे, कि हम अभी तक ये भौतिक चीजों पे क्वेश्चन करते हैं कि ये मटेरियल है, इसका कॉज क्या है, कहाँ से आया है, कॉज का कॉज क्या है, उसका कॉज क्या है। इस प्रकार की चर्चा हम अभी तक करते आए हैं। तो प्राचीन यूनानी भौतिकवाद में एक बड़ी कमी यह थी, अब देखते हैं इसमें कमी क्या थी। कमी यह थी कि इसमें गति की व्याख्या नहीं हो पाई थी। एनेक्सिमाइंस ने वायु के घन और विरल होने से जल तथा अग्नि की उत्पत्ति का अनुमान किया था। हेरेक्लिटस ने अग्नि से सभी वस्तुओं का और सभी वस्तुओं का अग्नि में रूपांतर होना ही उत्पत्ति और विनाश का अर्थ बतलाया था। एम्पिडोकल्स ने संयोग और वियोग को उत्पत्ति और विनाश का माध्यम बनाया था। किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया था कि गति क्यों होती है और कैसे होती है। तो इनका प्रॉब्लम क्या आ गया, इनका प्रॉब्लम क्या, गति, मूवमेंट्स। मूवमेंट्स पे इन्होंने चर्चा की कि मूवमेंट्स जो है, गति पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि हम जो चल रहे हैं, हमारे में गति हो रही है, मूवमेंट्स हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, वो गति जो है वो किस प्रकार से हो रही है। जब चीजें ऐसी है कि खत्म हो जाती है, तो खत्म होने के बाद भी गति जो है वो हमेशा दिखती है, तो ये किस वजह से हो रही है। तो अणुवादियों ने गति को अणुधर्म मानकर इस समस्या को ही समाप्त कर देना उचित समझा था। बट यहाँ तक हमारा डिस्कशन स्टॉप नहीं होता है। इसके बाद डिस्कशन आता है बुद्धिवादियों का। बुद्धिवादियों यानी कि रैशनलिस्ट। अभी हम पढ़ रहे थे भौतिकवादी, भौतिकवादी यानी कि मटेरियलिस्टिक। अब बुद्धिवादी। तो बुद्धिवादी जो है वो भौतिकवादी को नकारते हैं। उनका एक कारण यह भी था कि पुराने देववाद का प्रभाव अभी बहुत कम नहीं हो पाया था। फिर भौतिक जगत का ज्ञान इतना अपूर्ण था कि दार्शनिकों को अपनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए बौद्धिक कृतियों का सहारा लेना पड़ा था। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। प्रॉब्लम्स में जो देववाद है वो भी क्लैरिटी नहीं थी देववाद के थ्योरी के रूप में। तो इसी वजह से उनका भी चर्चा आ गया बौद्धिक चीजों पे। बौद्धि यानी कि बुद्धि के इस्तेमाल से किया गया जो विचार है उसको बौद्धिक बोलते हैं। तो यहाँ पे दार्शनिकों के एक समूह हम देखे कि एक समूह ने जल को बोला, किसी ने वायु को बोला, किसी ने भौतिक तत्वों को बोला, ये सबको अस्तित्व माना।
बट यहाँ पे किसी ने जो दूसरी धारा यानी कि बुद्धिवादियों की धारा है, उन्होंने अस्तित्व को असीम, सत्य, विज्ञान आदि नाम दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम अलग अलग है और उनके चर्चाएं अलग अलग है, उनके डिस्कशंस अलग अलग है। तो पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिस्कशन जो है ये हमें हमारे आंसर्स देंगे या नहीं देंगे, या फिर हम उस चर्चा में फंस जाएंगे। तो यहाँ बुद्धिवादी परंपरा का भौतिकवाद के साथ ही जन्म हुआ था। यानी कि जो भौतिकवाद का थ्योरी चला, उसके बाद बुद्धिवादियों का थ्योरी चला। और बुद्धिवादी अब खोजेंगे कि किस प्रकार से हम इस सृष्टि की जो रचना है उसका कारण बता सके, उसके बारे में चर्चा कर सके, तो ये बताते हैं। तो यहाँ पे एक फिलोसोफर है, एनेक्सीमेंडर। उन्होंने कहा कि जिस समय असीम को संसार का स्रोत कहा था, उन्होंने असीम यानी कि ऐसी चीज जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इटर्नल, इटर्नल समथिंग विच वी कैन नॉट डिफाइन, और वो असीम है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको उन्होंने संसार का स्तोत्र कहा। और थेलीस ने वाटर को कहा, एनेक्सी ने वायु को कहा। और यूनानी दर्शन में जो शुद्ध भौतिकवाद यानी कि जो खोज कर रहे थे, वहां पे वो कठिनाई आ गई। तो इसलिए जो कठिनाई है, कठिनाई से आगे निकलने के लिए बुद्धिवादों ने जो फिलोसोफर्स रहे हैं, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, एनेक्सिगोरस, उन्होंने अब बुद्धिवादों पे विचार किया। ठीक है। तो अभी हम अब जितने भी फिलोसोफर्स देखे थे, उनका जो विचार था वो मटेरियलिस्टिक चीजों पे था। मटेरियलिस्टिक यानी कि अभी जैसे पता है भौतिक दर्शन पे। अब जो देखेंगे बुद्धिवाद पे, तो बुद्धिवाद में जो नाम है पहला, पाइथागोरस, इसका नाम आपने सुना होगा मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। पाइथागोरस का नाम, एक द्वीप में ही रहते थे। और ये जो थे, अपने धार्मिक संप्रदाय की उन्होंने स्थापना भी की। और यह संप्रदाय संप्रदाय यानी कि कम्युनिटी जो उनकी थी, वो गणित और संगीत के अध्ययन पे विशेष बल देता था। तो उन्होंने जो कम्युनिटी जो फॉर्म की, वो कम्युनिटी जो थी वो मैथमेटिक्स और म्यूजिक पे फोकस करते थे। और इस संप्रदाय में संख्याओं को वस्तुओं का सार मान लिया था। संख्या, अब संख्या से आपको याद आएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने भी संख्या को वस्तुओं का सार माना था। यहाँ पाइथागोरस में भी हम देख सकते हैं कि संख्याओं को वस्तुओं का सार मान लिया, और आकाश को विश्व संगीत का मापक। तो अरस्तु ने पाइथागोरस के विश्व संगीत के मान को ही विश्व की गति का अचल केंद्र माना था। मतलब यहाँ पे गति, मूवमेंट से रिलेटेड कुछ व्याख्यान आए हैं कि जो गति जो हम देख रहे हैं, जो मूवमेंट देख रहे हैं, मोशन देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है कि जो बदलाव हो रहा है। ठीक है। पहला क्या था, पहला क्या सवाल कि जो उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मटेरियलिस्टिक चीजों से हो रही है। अब दूसरा सवाल आता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों में गति हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव किस वजह से हो रहे हैं। तो ये बदलाव को समझने के लिए अब आगे आने वाले थ्योरिस्ट और फिलोसोफर्स ने अपने अलग अलग मत दिए। जैसे कि पाइथागोरस बोल रहे हैं कि जो विश्व की जो भी गति है, वो सब चीजें जो है वो आकाश यानी कि जो भी हम अपनी दृष्टि से जितना हम देख सकते हैं उस पे वो निर्भर करती है। और पाइथागोरस के मत में आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व और आवागमन की सिद्धांत को भी स्वीकार किया था। तो ये थोड़ा नया है कि आत्मा को भी स्वीकार किया। और पाइथागोरस ने अनुयायी कर्मवाद में भी निष्ठा रखते थे। तो अभी कोई फिलोसफर्स के बारे में हम समझते हैं, तो उनके बारे में हम क्या समझते हैं। सबसे पहले तो यही कि उनका कहाँ पे रहना हुआ है, किस प्रकार के उनके इन्फ्लुएंस रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने चीजों को स्वीकार किया है। तो यहाँ पे हम जितने भी फिलोसफर्स देख रहे हैं ना, पाइथागोरस और हेराक्लिटस, ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से एरिस्टोटल को इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि अगर हम अभी एरिस्टोटल की थ्योरी पढ़ेंगे, उनकी जो हाइलोमॉर्फिज्म की थ्योरी है, अगर हम वो पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि उनका प्रभाव कौन कौन से दार्शनिकों ने दिया किया है। तो ये पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस की जो गति का जो थ्योरी था, उसको एरिस्टोटल ने स्वीकार किया।
और उसके बाद जो पैरमेनाइट थे, पैरमेनाइट जो थे वो हेरेक्लिटस के मत से थोड़े अलग मत रखते थे। हेरेक्लिटस क्या बोलते थे कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल जाता है। और इस मत में वस्तु जगत को अग्नि का जो हेरेक्लिटस थे वो बोलते थे कि वस्तु जगत को अग्नि का रूपांतर बताकर उसके मिथ्या होने की और संकेत किया जाता था कि सब जो है अग्नि का रूपांतर है। इस प्रकार से हेरेक्लिटस ने अपनी व्याख्यान रखी। अब पैरमेनाइट्स ने ये बताया कि ये सब चीजें सत्य नहीं है, कि जो सत्य होगा वो अनादि होगा, वो अनंत होगा, अद्वितीय होगा, अवि अविनश्वर तथा सार्वभौम कहलाएगा। और इसी कथन से सत्य का अचल है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब भी हम ये सब थ्योरी पढ़ते हैं तो। बट अगर ये एग्जाम्पल्स के तौर पे याद रखेंगे कि सब बदल रहा है, उसको क्या बोला है कि सब जो बदलता है वही सच है, ये हेरेक्लिटस ने बोला है। जैसे बौद्ध में भी हमने पढ़ा था ना कि जो सब कुछ बदल जाता है, जो क्षणिक होता है वही सच है। और यहाँ पे भी हेरेक्लिटस की थ्योरी जो है वो काफी सिमिलर है। फिर पैमेनाइड्स जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, सब नहीं बदलता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली सेम रहती है और वही चीजें सत्य होती है। तो ये पैमेनाइड्स की थ्योरी कहीं ना कहीं वेदांत से भी टच करती है कि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ रूप रखा था कि एक चीज है जो कभी नहीं बदलती है, वो ब्रह्मांड का स्वरूप है, वो कभी नहीं बदलता है। सांख्य दर्शन में भी देखा कि पुरुष का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता है, भले ही उसके स्वभाव से प्रकृति जो है वो बदलती जाती है। तो देखा जाए तो कंपैरेटिव स्टडी में ये सारे थॉट्स काम आते हैं। बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ दार्शनिक है एनेक्सागोरस के बारे में। एनेक्सागोरस पार्मेनाइड्स के दर्शन से प्रभावित होकर एनेक्सागोरस ने कहा कि प्रारंभ में संसार बहुत ही अव्यवस्थित था। बराबर है, अव्यवस्थित हमें दिखती है चीजें। तो इन्होंने भी यही बोला कि प्रारंभ में सब कुछ अव्यवस्थित था, किंतु बुद्धि तत्व ने उत्पन्न होकर मिश्रित पदार्थों में गति उत्पन्न की, जिसमें सभी वस्तुओं ने अलग अलग रूप ग्रहण किए। यानी कि बुद्धि की वजह से सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। तो एनेक्सागोरस ने इस मत में दो आवश्यक सुझाव दिए। एक यह था कि संसार का आदि कारण चेतन है, और दूसरा यह कि गति का स्तोत्र। यानी कि पहले उन्होंने कॉन्शियसनेस को माना, दूसरा उन्होंने गति के स्तोत्र को माना। और पदार्थवादियों की भांति पदार्थों में न खोजकर उनसे बाहर खोजना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि पदार्थों में हम ये गति की खोज ना करें, पदार्थों में हम सृष्टि की खोज ना करें, हम उससे बाहर जाके खोज करें। मतलब उनका साफ साफ कहना है कि हम बुद्धिवादी बन जाए और बुद्धि को यूज करके हम ये जो सृष्टि है, जगत है, इसका कारण खोजे। और उसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ विचार आए, सोफिस्ट। सोफिस्ट सोफिस्ट के बारे में बहुत सुना होगा, अगर कोई फिलॉसफी में बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सोफिस्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में यूनान में सोफिस्ट कहलाने वाले शिक्षकों का दल तैयार हुआ। अब ये ऐसे शिक्षक थे जो घूम घूम के युवकों को शिक्षा प्रदान करते थे। और क्योंकि वो शिक्षा प्रदान करते थे, यानी कि वो बताते थे कि कोई सही नहीं है, उनको उनको वो गाइडलाइंस देते थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के गाइडलाइंस देते थे, ग्रोथ रिलेटेड गाइडलाइंस देते थे। कोई अपना व्यवसाय उनका सही नहीं है तो उनको बोलते थे कि आप अपना रहने का जो तरीका है उसे सही करो, तो आपका फिर व्यवसाय लग जाएगा, आपको नौकरी लग जाएगी। तो इस प्रकार के वो विचार देते थे, युवकों को घूम घूम के बताते थे। तो ये शिक्षक जो है विचार बताने के साथ साथ उनसे पैसे लेते थे, धन लेते थे। और ये जो उनकी प्रतिक्रिया थी कि शिक्षा दे रहे हैं और धन ले रहे हैं, तो इसको सोक्रेटिस, सुकरा यानी कि सुकरात हिंदी में बोलते हैं, एंड प्लेटो ने इसकी बहुत निंदा की। और इन शिक्षकों ने पर भले ही उन्होंने निंदा की, बट ऐसे शिक्षकों ने ऐसे बहुत बहुत काम किए जिससे हमारे जो चिंतन है उसमें विकास हुआ। तो ये सोफिस्ट जो थे, पहले पहले के जो सोफिस्ट थे, उन्होंने
ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त पाठ भी तैयार किए। जैसे आज भी हमारे पास क्या होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिलेबस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, टेक्स्ट बुक मटेरियल्स, ये सब पहले की शिक्षा में नहीं था। पहले वो एज अ गुरुकुल जैसे हम समझते हैं, शिक्षक शिक्षा ग्रहण करना है तो शिक्षक के पास जाते हैं, बैठते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने प्लेटो से शिक्षा लिया, तो वैसे ही शिक्षा का आदान प्रदान होता था। बट बाद में जो है सोफिस्ट जब आए तो उन्होंने थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया। उन्होंने पाठ्यक्रम तैयार किए कि ये पाठ स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, ऐसे उन्होंने तैयार किए। और यही सारी चीजें आज हम फॉलो करते हैं। हमारे भी पाठ्यक्रम होते हैं, हमारे भी सिलेबस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो सारी चीजें हम फॉलो करते हैं, जिससे शिक्षा में जो विकास होता है। तो ये सारी चीजें बताया सोफिस्ट ने। तो सोफिस्ट जो है किसी भी वाक्य का मनमाना अर्थ निकाल सकते थे, यानी किसी भी बात को समझा सकते थे। और इनके इस कार्य से विचारकों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वो कोई भी कठिन से कठिन चीजें हैं उनको सरल लैंग्वेज में समझा देते थे। और इसी वजह से जो लोग थे, लोगों का बहुत फायदा हुआ। तो सोफिस्ट के बाद सुकरात, यानी कि सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के बारे में पढ़ के थोड़ा सा हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो सोक्रेटिस जो है, सोफिस्टों के ही काल में यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात यानी कि सोक्रेटिस का जन्म हुआ था। सभी मान्य विवरणों से पता चलता है कि सुकरात एथेंस नगर के एक साधारण मूर्तिकार के घर पैदा हुए थे, किंतु अपने आदर्श जीवन, सामाजिक व्यवहार तथा आत्म त्याग के कारण उसने यूनानी दार्शनिकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। सुकरात ने न तो कोई नौकरी चौकरी की और न अपने पैतृक व्यवसाय में विशेष रुचि ली। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दर्शन की सेवा में लगा दिया। इसके बदले में एथेंस ने जनतंत्र ने 70 वर्ष की उम्र में सुकरात पर अधार्मिक होने, धन लेकर शिक्षा देने और युवकों को राज्य के विरुद्ध भड़काने के आरोप में उनको मृत्यु दंड दे दिया। उस समय बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट हुआ, जब उनको ये अनाउंसमेंट किया गया कि उनको मृत्युदंड मिला है। उनको एक पॉइजन का बाउल दिया गया पी के अपनी लाइफ एंड करने के लिए। तो उस समय जो उनके स्टूडेंट्स थे वो काफी भावुक हो गए थे, इंक्लूडिंग प्लेटो। तो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है कि प्लेटो साइड में बैठे हैं, सोक्रेटिस ऐसे लेटे हुए हैं विष पीने के बाद, और बाकी सब लोग रो रहे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध टाइप की पेंटिंग है। तो यहाँ पे उन वो जब पॉइजन ले रहे थे उससे पहले ना सोक्रेटिस को समझाया उन्होंने कि आप मत लो, आपको हम यहाँ देश से बाहर निकलने की लिए सपोर्ट करेंगे, आप बाहर जाके अपनी शिक्षा दो करके। बट सोक्रेटिस ने बोला कि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मेरी शिक्षा गलत हो जाएगी, मैंने जो आप लोग को सिखाया वो गलत हो जाएगा। अगर मैं खुद ही नहीं फॉलो करूंगा, अगर मैं जो सिखा रहा हूँ तो मेरी शिक्षा वेस्ट हो जाएगी। तो मुझे अपनी शिक्षा को प्रूफ करने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तो जो सुकरात थे, सोक्रेटिस थे, वो पॉइजन पी लेते हैं और अपनी लाइफ एंड करते हैं। पर उसके बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो विचार थे उसको लिखना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग प्लेटो, इंक्लूडिंग प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल। ये सब लिख के, जो सोक्रेटिस है उनके विचार जब लिखे लोगों ने पढ़ा, तो जो ऑटोमेटिकली जो सोक्रेटिस है उनके जो विचार है बहुत प्रसिद्ध हो गए, पॉपुलर हो गए। तो सुकरात ने स्वयं कुछ नहीं लिखा था, उनके जो विचार थे उसके जो स्तोत्र थे प्लेटो तथा अरस्तु के ग्रंथ है। प्लेटो के साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्वानों के विचार से जैसे कुछ कुछ बुक्स हैं, एपोलॉजी, क्रीटो। तो यहाँ पे एज अ डायलॉग वो लिखते हैं कि प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस से बात कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो विचार डेवलप हो रहे हैं, तो एज अ डायलॉग उनकी किताबें लिखी गई। जैसे रिपब्लिक भी है। सो ये सारी जो बुक्स है वो वॉल्यूम्स है, वो काफी पॉपुलर हो गए। और जो एरिस्टोटल है उन्होंने मेटाफिजिक्स नाम भी नहीं दिया। वो ना एरिस्टोटल जब चीजें लिख रहे थे तो एरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स नाम नहीं दिया। जैसे अभी हम लोग तत्व विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तत्व ज्ञान, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, वो फिजिक्स के बारे में लिख रहे थे, मोशन के बारे में, गति के बारे में लिख रहे थे। और फिर उनको लगा कि गति के पहले क्या आया है उसके बारे में भी लिखना चाहिए। तो उसको ही ट्रांसलेट करा गया और ये वर्ड मेटाफिजिक्स आया।
तो एरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स का नाम नहीं दिया, बट क्योंकि उनके विचार जो थे वो मेटाफिजिकल थॉट से काफी रिलेटेड थे, और इसी वजह से उनके जो वर्क है उसको हम मेटाफिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी वही है कि मेटाफिजिक्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यही पढ़ना है हमें। ठीक है। तो ये थे उनके विचार कि एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि एरिस्टोटल ने अपने विचार कौन से रखे, यानी कि जो बुद्धिवादी है, बुद्धिवादी को भी वो सपोर्ट करते हैं, और जो प्रकृतिवादी है, जो हम देख रहे हैं दुनिया में भौतिकवादी है, उसको भी वो स्वीकार करते हैं। तो वो दोनों को स्वीकार करके उन्होंने किस मुद्दे को इसका कारण बताया है, ये जो भी चीजें हो रही है उसका कारण बताया है, उस पे हम फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट का क्लास जो है वो हमारे टॉपिक को कवर करेगा, जो फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसमें हम और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अभी मैम आप डाउट्स पूछ सकते हैं। मैम वो सुसाइड क्यों करते हैं? वो सुसाइड करते नहीं है, उनको देशद्रोही का अपमान उन पे लगाया जाता है, अच्छा, हाँ। तो उनको पॉइजन दिया जाता है पीने के लिए। तो ओके। उनके स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप मत पीजिए पॉइजन, आपको हम बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। पर वो बोलते हैं कि अगर मैंने ये पॉइजन नहीं पिया, अगर मैं देश से भागता हूँ तो मुझे देशद्रोही और बोलेंगे वो ना, भगोड़ा और क्या क्या तो भी बोलेंगे, तो मैं ये नहीं कर सकता। मेरे जो अपमान है वो पता है सबको कि वो गलत अपमान है ना। तो उनके विचार के ही वजह से उन्होंने ये कदम उठाए, ताकि उनके विचार जो है वो प्रसिद्ध हो जाए, मतलब उनके प्रसिद्ध हो जाए इन द सेंस कि लोग उसको फॉलो करें और उससे कुछ सीखें। ओके मैम। देव ना दे यार। कुछ आप लोग को क्लियर हुआ कौन कौन से फिलोसफर्स के बारे में पढ़े हैं? यस मैडम। ये सब पढ़ा था आपने, कभी सुना था इनके बारे में? नहीं, अरस्तु का नाम सुना था। मैम सुकरात ये तो सुकरात सुने ही नहीं हैं। मैम सुकरात का सुना, प्लेटो का भी सुना था और अरस्तु का भी सुना था, बाकी दूसरे नहीं मालूम बिल्कुल भी। हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ मैम वो पाइथागोरस, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम है, आप उसी हाँ के। पाइथागोरस, हाँ हाँ हाँ, वो नंबर्स को बोलते हैं मैथमेटिक्स कि में है नंबर्स। वो। हाँ हाँ। ओके ओके। सांख्य दर्शन से कंपैरेटिव है ना काफी। और पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, हेराक्लिटस की बता, हेराक्लिटस का तो आपको एग्जांपल पता ही होगा कि वी कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, यानी कि उन्होंने चेंज को, बदलाव को, उन्होंने प्रकृति या जो भी हम देख रहे हैं उसका कारण बताया विश्व में। तो मैं आपको ये इसलिए बताई क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस कैसे रहा है, कौन कौन से दार्शनिकों ने उनको इन्फ्लुएंस किया है उनके विकास के लिए, उनकी सोच के लिए। तो इससे काफी क्लियर हो जाता है। इंटरेस्टिंग है। यस मैम। कंपैरेटिव कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना। यस। नाम थोड़े से याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी तो अच्छा लग रहा है मैम। अभी तक तो भारतीय दर्शन ही समझे, अभी लग रहा है ये भी अपना है, उन्होंने वही पूरा नहीं समझे अभी तो। हाँ, अभी तो और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इसमें कंसेप्ट है। मैम अभी तो हार्ड चीजें नहीं रखना, आप इजी इजी रख लेना थोड़ी सी चीजें। हाँ, क्या रखना है? हार्ड वाली चीजें नहीं रखना, इजी वाली रख लेना मैम। नहीं, एग्जाम में तो आपको जो कंसेप्ट है सिलेबस से वही पूछेंगे ना, सिलेबस से रिलेटेड। ये वाला अर्थ तो जो बोला आपने वो सिर्फ वो नहीं आएगा ना, दैट इज जस्ट फॉर आवर नॉलेज ना। नहीं, अवर नॉलेज ऑल्सो, अगर आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखना है तो ये सब तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। एरिस्टोटल कौन है, उनके बारे में, उनका इन्फ्लुएंस कौन है, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा आपको अपने आंसर्स लिखने के लिए। मैम आपने ठीक। स्टार्टिंग में क्या अनाउंस किया? मैम मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन करी थी तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। अनाउंसमेंट तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, नहीं इंग्लिश पता तो क्या मतलब क्या बोला? का डिस्कशन कर रहे थे सुमन जी के साथ, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हाँ, अनाउंसमेंट नहीं था, उनका इंग्लिश का है ना, उनका सिलेबस, उनका जो मटेरियल्स रहेगा, तो हाँ हाँ। उससे ही बात कर रहे थे। ऐसा ओके। कोई अनाउंसमेंट नहीं था। मैम ठीक है। मेरा जो प्रकृति और पुरुष का है, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, चटर्जी एंड दत्ता, आपने भी भेज दिया था।
बट मुझे लग रहा है विथ एग्जाम्पल मुझे मेरा प्रेजेंटेशन करना, तो मुझे उस बुक में एग्जाम्पल बहुत सारे मिले, तो वो फॉलो कर लूं? हाँ, जहां से आपको उदाहरण अच्छे मिल रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं, काफी सारे उसमें 10-15 है हाँ। एक example, तो हाँ, अच्छा अच्छा, लगेगा बहुत अच्छा समझाने। किताब है वो तो। बहुत अच्छा किताब है, उसमें काफी एग्जांपल्स मिल रहे हैं तो फिर अच्छा है, आप उसको हाँ, फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर हाँ। हाँ नहीं, हाँ आप वाला भी अच्छा है, बट वो रिटर्न के लिए अच्छा है। आपने हाँ जो हाँ वो हाँ। एग्जाम्पल से अच्छा है, उसमें थोड़ा डेप्थ से है चीजें। क्लैरिटी के लिए मैंने भेजा, बाकी वो मेन ओरिजिनल बुक पढ़ेंगे तो और अच्छा है, जो प्राइमरी सोर्स पढ़ेंगे तो और अच्छा है। हम्म, ठीक है, ठीक है, तो थैंक फिर यू। और कोई सवाल आज के क्लास के लिए? नो मैम। क्लियर है, इंटरेस्टिंग है ना? राइट मैम, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मतलब स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो ग्रीक फिलोसफी ना, इसको एज अ मतलब रियलिस्टिक स्टोरी पढ़ते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाती है कि ये हुआ, उन्होंने ये ऐसा बोला, फिर उनके ये सवाल आए, उन्होंने ऐसा आर्ग्यूमेंट्स किया, ऐसा डायलॉग, यानी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है फिर समझने में। मैम ये जो अरस्तु हैं, ये सिकंदर के ही साथ टाइम ना, जो सिकंदर जो हाँ है, हाँ हाँ जिन्होंने, हाँ हाँ तो वही। हाँ, उनको तो ही सिखाया ना उन्होंने, हाँ, उनको तो वही सिखाया। वाला है ना मैम। हाँ हाँ, ठीक है, क्लोज करें। यस जी मैम। मैम, थैंक ओके, यू। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र मैम। जिनेन्द्र मैम। जय थैंक यू जिनेन्द्र, मैम। थैंक यू।